ओबीसी का वो सेपरेट अकाउंट नहीं खोलने देना चाहते हैं। मुख्यधारा में लाने के लिए आप आंकड़े के बगैर कैसे मुख्यधारा में लाए? भारत जातियों का देश है। तो केंद्र सरकार चल रही है, वो आरएसएस के इशारे पर चल रही है और हिंदू के नाम पर भी वो सारा मलाई ब्राह्मणों के खाते में जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कह रहे हैं, तो एक ओबीसी व्यक्ति को ओबीसी की जनगणना करने के लिए तो कोई परेशानी है नहीं। एक आरएसएस की ब्राह्मणवादी विचारधारा है जो एक जहर है। देश में पैसों से घोटाले से बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला है। तो अगर पुरानी गौरवशाली विरासत वापस लेना है, हमारी गौरवशाली विरासत है, तो वो भी हमको फिर से वापस हासिल करना है। सर जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हमारे साथ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी। ये नारा लगाते हैं कि ओबीसी की गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो, ललकार रहे हैं सरकार को। और बात इनकी ये है, वो चाहते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आप लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि क्यों चाहते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो जाए? देश में जो पिछड़ा वर्ग है जिसको ओबीसी कहा जाता है, तो ओबीसी की आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार 52% मंडल कमीशन ने निकाला है। मगर जब ओबीसी के लिए कोई योजना लागू करने की बात होती है, अधिकार देने की बात होती है, तो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ये बात कही जाती है कि ओबीसी के आंकड़े ही अवेलेबल नहीं है। तो ये आंकड़े अवेलेबल कहाँ से होंगे? अगर सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करेगी तो आंकड़े कहाँ से अवेलेबल होंगे जातियों के? तो इसलिए जाति आधारित जनगणना तो समय की आवश्यकता है। 1931 में हुआ था, अंग्रेजों के समय में हुआ था, एक लंबा समय बीत गया है। तो किन जातियों का डेवलपमेंट हुआ, कौन सी जातियों का नहीं हुआ, कौन सी जातियां पीछे रह गई, उनको आगे लाने के लिए स्पेशल स्कीम अगर बनाना है, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए व्यवस्था अगर करनी है, तो उसके लिए आंकड़े होना जरूरी है। तो ये किसी प्रकार से गलत नहीं है। और आज़ादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की हुई, हिजड़ों की हुई, पिछड़ों की नहीं हुई। तो पिछड़ों की गिनती करने से क्या दिक्कत है सरकार को? गिनती करना चाहते हैं लेकिन जाति के आधार पर नहीं करना चाहते हैं। नहीं, गिनती वो कर ही नहीं रहे ना, ओबीसी की गिनती ही नहीं कर रहे हैं। ओबीसी की गिनती वो हिंदू के नाम पर कर रहे हैं। हिंदू के नाम पर अगर वो ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर कर रहे हैं, तो हिंदू के नाम पर केवल ओबीसी की गिनती थोड़ी ही हो रही है, हिंदू के नाम पर सबकी गिनती हो रही है, ब्राह्मणों की भी गिनती हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी का वो सेपरेट अकाउंट नहीं खोलने देना चाहते हैं। वो हिंदू के नाम पर अपने ही अकाउंट में, ब्राह्मणों के अकाउंट में ओबीसी को जमा रखना चाहते हैं। गिनती अगर हो जाती है तो ओबीसी समाज क्या कुछ पा सकता है? देखिए, अभी देश में ओबीसी की जो संख्या है, उस संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हिस्सा मिलना चाहिए। अगर 52% का आंकड़ा भी माना जाए, तो अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बाद जो 50% की आरक्षण सीमा थी, उसका तो उल्लंघन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया, उस पर मोहर लगा दिया। तो अभी ओबीसी को 52% के बजाय 27% पर ही रोका गया है। तो ओबीसी के वास्तविक आंकड़े आने चाहिए, और हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि ब्राह्मणों के भी वास्तविक आंकड़े आने चाहिए, क्षत्रियों के भी वास्तविक आंकड़े आने चाहिए, वैश्यों के भी वास्तविक आंकड़े आने चाहिए, और इस देश में जितने लोग रहते हैं सबकी गिनती हो, और उनका देश के साधनों संसाधनों में कितना हिस्सा उनका है और कितना उनको मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस और जो नहीं मिला हुआ है उसके लिए उनको आगे बढ़ाया जाए। लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए आप आंकड़े के बगैर कैसे मुख्यधारा में लाए? भारत जातियों का देश है, तो जातियों का अगर देश है तो आप बीमारी को छुपा करके तो बीमारी खत्म नहीं कर सकते। अगर आप बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका इलाज किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलता है, जिसे सवर्ण कोटा भी कह सकते हैं, सुदामा कोटा कह रहे हैं। उसमें तो कोई जाति की गिनती हुई नहीं, उनकी गिनती नहीं हुई, लेकिन उनको 10% रिजर्वेशन मिला। यहाँ तक कि जो लिमिट थी, उन जो लिमिट कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो लिमिट को भी क्रॉस कर लिया। लेकिन ओबीसी के मामले को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से नहीं लिया जाता है। ओबीसी को 27 पे इसलिए रोका जाता है क्योंकि वो लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते। कैसे देखते हैं ये दोनों जो फैसले आए हैं इसको? जो केंद्र सरकार चल रही है वो आरएसएस के इशारे पर चल रही है, और आरएसएस मूलतः ब्राह्मणों का संगठन है। तो जो ब्राह्मणों का संगठन है वो ब्राह्मणों के हित में फैसले ले रहा है। जैसे ईडब्ल्यूएस के नाम पर भी एक बड़ा हिस्सा केवल ब्राह्मणों के खाते में जा रहा है,
ईडब्ल्यूएस के नाम पर भी वो समर्थन सबका ले रहे हैं, जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला उन सभी वर्गों का समर्थन ले रहे हैं, मगर एक बड़ा हिस्सा उसमें से ब्राह्मणों के खाते में ही जा रहा है और हिंदू के नाम पर भी वो सारा मलाई ब्राह्मणों के खाते में जा रहा है। तो ये आरएसएस की एक साजिश है कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर भी जिन लोगों को रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के तहत नहीं मिला उनका समर्थन लिया जाए और फायदा ब्राह्मणों को ही किया जाए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको समझने की जरूरत है। ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन देने के विरोध में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी तो वो अपने को ओबीसी कहते हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री उसके बाद भी ओबीसी जो है वो अपने प्रतिनिधित्व के लिए मांग क्यों कर रहा है लगातार? नहीं, नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कह रहे हैं, तो एक ओबीसी व्यक्ति को ओबीसी की जनगणना करने के लिए तो कोई परेशानी है नहीं। स्वाभाविक बात है कि अगर हमारे कौम का फायदा हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत कैसे हो सकती है, तो मोदी जी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा सिस्टम है जो मोदी जी के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, और वो सिस्टम आरएसएस का है जिन्होंने इलेक्शन के पहले मोदी जी को पीएम का कैंडिडेट घोषित किया। वो आरएसएस के ब्राह्मण ये दबाव बना रहे हैं कि आप जाति जनगणना नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट लगाया। लेकिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो सर्वे सर्वा है, अवतार पुरुष है, भगवान के अवतार हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर अगर प्रेशर कैसे हो सकता है? अगर ये नहीं कहेंगे तो पिछड़े वर्ग के लोग उनको वोट नहीं देंगे। तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों को दिखाया जा रहा है मोदी बहुत पावरफुल है। जनगणना का फैसला नहीं कर सकते, 52% को 52% आरक्षण का फैसला नहीं कर सकते, क्रीमी लेयर हटाने का फैसला नहीं कर सकते, 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति रोकने का काम किया, स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया। अगर मोदी जी वास्तव में ताकतवर होते तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारते? अगर कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी कुल्हाड़ी दिया जाए तो भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, तो मोदी जी भी नहीं मारेंगे, स्वाभाविक बात है। इसका मतलब यह है पर्दे के पीछे से कोई और लोग हैं जो दबाव बनाए हुए हैं कि ये काम होना चाहिए और ये काम नहीं होना चाहिए, और वो कोई और लोग नहीं है, वो आरएसएस के लोग हैं। आप तमाम जो समस्याएं गिना रहे हैं ओबीसी समाज की, लेकिन कुछ ओबीसी समाज तो खुश है कि चलो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, राम का राज आ रहा है, तो ऐसे में तो ओबीसी समाज को बीजेपी की सरकार बनाने में माहिर है और लगातार मुझे लगता है 2024 के लिए भी ओबीसी समाज तैयारी कर रहा है। देखिए, ओबीसी समाज हो या कोई भी समाज हो, उसके पास जो आइडियोलॉजी पहुंचेगी उसी के आधार पर वो जजमेंट बनाने का काम करता है। देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके माध्यम से और सरकार के माध्यम से लगातार इन मुद्दों को ग्लैमराइज किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो एक ग्लैमर बनाया जा रहा है उसके प्रभाव में ओबीसी के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन तक सही इंफॉर्मेशन, सही बात नहीं पहुंच रही है। जैसे दो प्रकार की विचारधाराएं देश में हैं, एक आरएसएस की ब्राह्मणवादी विचारधारा है जो एक जहर है, और एक फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा है जो दवा है। मगर जो जहर है, जहर की पुड़िया पर दवा लिखा हुआ है और वो अवेलेबल है आसानी से, और जो फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा है, पेरियार की विचारधारा है, ये दवा है, मगर ये आम तौर पर हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रही है जितना होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये समस्या बनी हुई है। लेकिन अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पिछले वर्षों में जो कोशिश किया है, वामसेप तो लंबे समय से कोशिश कर रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा तो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी पिछले कुछ सालों से कोशिश किया है। और जो सोशल मीडिया में आप जैसे लोगों का, तमाम सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों का जो योगदान रहा, ओबीसी के अंदर भी ये मैसेज अब बहुत तेजी के साथ पहुंच रहा है, और उसका नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि जगह जगह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से निकलकर ओबीसी के लोग बहुजन मूवमेंट में आ रहे हैं। ये जो है इस देश के अंदर जिस प्रकार ओबीसी जो है वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ आज बीजेपी के साथ है, इसके पहले कांग्रेस के साथ था, तो मतलब लगातार जब जब सरकारें बदली तब भी ओबीसी सरकार के साथ रहा, लेकिन बावजूद ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हुई। ऐसी क्या बात है कि ओबीसी के साथ लगातार धोखाधड़ी हो रही है? अगर धोखाधड़ी नहीं होती तो ओबीसी जो है कहीं ना कहीं शासन करती जमात में होता, तो ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर क्यों कांग्रेस बीजेपी जो है ओबीसी को वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करना चाहती है? नहीं, ओबीसी के साथ धोखाधड़ी इसलिए हो रही है कि ओबीसी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसके बारे में ओबीसी में चेतना नहीं है।
जैसे कांग्रेस के साथ ओबीसी आजादी के आंदोलन के नाम पर गया, उसको लगा कि देश का हित होना चाहिए, देश आजाद होना चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं थी। और ओबीसी की जो देश के लिए भावनाएं थी, उन भावनाओं का इस्तेमाल कांग्रेस के लोगों ने किया, और आजादी मिली तो उन्होंने ब्राह्मणों को ही प्रधानमंत्री बनाया, सरदार पटेल को बनना चाहिए था, नहीं बनाया। ऐसी बहुत सारी बातें हुई, तो ब्राह्मणों के हाथ में सारी सत्ता और व्यवस्था देने का काम किया। ये ओबीसी के साथ धोखेबाजी थी। सोशलिस्ट मूवमेंट में ओबीसी बड़े पैमाने पर जुड़ा, और वो जो एक आंदोलन हुआ, एक सोशलिस्ट मूवमेंट का आंदोलन, दूसरा काशीराम जी का बहुजन मूवमेंट, तो इसकी वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ, तो उसमें भी ओबीसी की बहुत बड़ी सहभागिता थी। केवल ये नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी की सहभागिता कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही थी, बल्कि बहुजन मूवमेंट के साथ में भी और सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ में भी अगर हम इतिहास देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसी की सहभागिता थी, जिसकी वजह से देश में बड़ा परिवर्तन हुआ और बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। तो आज की तारीख में ओबीसी को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आजादी के आंदोलन के नाम पर कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी का इस्तेमाल किया, भावनाओं के साथ खेलने का काम किया, आज उसी प्रकार से देश हित के नाम पर और हिंदू के नाम पर भावनाओं के साथ में खेला जा रहा है ओबीसी के। ओबीसी को इस बात को समझना होगा। एक ही उदाहरण से यह बात समझ में आ जाती है कि राम मंदिर की लड़ाई सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों ने लड़ी। विनय कटियार हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, प्रवीण तोगड़िया हो, रितंबरा हो, ऐसे तमाम ओबीसी के नेता थे जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। जबकि ओबीसी के हित की लड़ाई मंडल कमीशन की लड़ाई थी, मगर आरएसएस बीजेपी के जो ये ओबीसी के नेता थे, ये लोग मंडल की लड़ाई छोड़कर कमंडल की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज मंदिर बन गया, तो मंदिर बन गया तो पहला अधिकार तो इन लोगों का होना चाहिए था। ट्रस्ट में उमा भारती को रखना चाहिए था, कल्याण सिंह को रखना चाहिए था, प्रवीण तोगड़िया को रखना चाहिए था, रितंबरा को रखना चाहिए था, विनय कटियार को रखना चाहिए था, मगर इनको नहीं रखा। हमने कहा भाई दूसरे ओबीसी अच्छे हिंदू नहीं होंगे, मगर ये तो है ना, तुम्हारे ही हैं, ये तो अच्छे हैं, इनको तो रखो। मगर रखा नहीं, रखने का तो छोड़ो, एक भी ओबीसी को नहीं रखा, हवा भी नहीं लगने दिया, शिलान्यास हो रहा था वहां का। तो इससे ये पता चलता है कि ओबीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदू के नाम पर, क्योंकि हिंदू कोई धर्म और नहीं है, हिंदू तो राजनीति है। ब्राह्मणों को लगा अब सबको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारी संख्या 3.5% है, तो सबका समर्थन चाहिए, तो कोई ऐसा चोला ओढ़ो जिसमें सबका समर्थन मिल जाए, सबको समाहित कर लिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने हिंदू का चोला ओढ़ा है, अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए उन्होंने हिंदू 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 कर रहे हैं। तो ये बात ओबीसी के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि बहुत धर्म के नाम पर लड़ाई हो गई, जाति के नाम पर लड़ाई हो गई, हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। तो हमें अपने मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ने की जरूरत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यही ऐलान किया है कि अब धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर नहीं, मुद्दों के आधार पर लड़ाई होगी। पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं उस पर जो बात करेगा उसी के साथ ओबीसी के लोग खड़े रहे। अब ओबीसी के साथ जो है अब हिंदू कार्ड खेला जा रहा है और ओबीसी को जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जुडिशरी से जो उम्मीदें थी, जुडिशरी से भी नहीं रही, क्योंकि ओबीसी के लिए तो वो सीधा कह दिया है कि ये एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो है वो सीमा लांघ नहीं सकते हैं। तो इसमें भी पार्टिसिपेशन ओबीसी का नहीं है, मीडिया में ओबीसी का पार्टिसिपेशन नहीं है, और अब संसद में जो है वो थोड़े बहुत दिखते हैं, तो इसमें भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं है। तो आपको ऐसा इन लोगों की तो पार्टिसिपेशन आना चाहिए, इनकी भागीदारी आना चाहिए, इसके लिए कुछ नए तरीके से आप कुछ सोचा है आपने इसके बारे में कभी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी में चेतना लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, अगर आप प्राचीन भारत से देखेंगे तो बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर मौर्य, अशोक मौर्य से लेकर ये सारे हमारे महापुरुष रहे हैं। अगर आप आधुनिक भारत में देखेंगे तो ज्योतिबा फुले ने, साहू महाराज ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको एक मुकाम तक पहुंचाया, पेरियार ने चलाया, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे तमाम हमारे महापुरुष हुए जिनको हाइड किया गया है देश में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश में पैसों से घोटाले से बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला है, जिसको जो बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये बात ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा, चेतना पैदा करना पड़ेगा ओबीसी के अंदर। वैचारिक चेतना का परिणाम ये होता है कि फिर जिस समाज के अंदर वैचारिक चेतना आती है उस समाज को राजनीति में भी हिस्सा मिलता है, और जब राजनीति में हिस्सा मिलता है तो सत्ता तो मास्टर की है। सामान्य और काशीराम जी कहते थे कि उससे सभी
ताले जो है खोले जा सकते हैं, मास्टर की है। लेकिन चेतना के बगैर मास्टर की अगर आ जाए तो फिर वो बंदर के हाथ में बंदूक देने वाली बात हो जाएगी, किधर चला देगा कोई पता नहीं है। तो आज ओबीसी के जो कुछ नेता हैं उनको पता नहीं क्या करना है, उनको तो केवल पार्लियामेंट में जाने से मतलब है, उनको वहां जाकर क्या करना है इसका कुछ पता नहीं है। तो समाज के अंदर चेतना पैदा करना होगा, और अगर हम चेतना पैदा करेंगे, संगठित करेंगे और संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो ओबीसी अपना हक अधिकार तो लेगा ही लेगा। इसके साथ ही देश में जो तमाम अधिकार वंचित समूह के लोग हैं, केवल ओबीसी अधिकार वंचित नहीं है, शेड्यूल कास्ट अधिकार वंचित है, शेड्यूल ट्राइब अधिकार वंचित है, तमाम माइनॉरिटी के लोग अधिकार वंचित हैं। तो ये जो तमाम अधिकार वंचित समूह के लोग हैं, इन सब को एकजुट होना होगा, और एकजुट होकर के इस देश की, चूंकि इनके पुरखे पूर्वज एक ही थे, तो इन सब को एकजुट होकर के इस देश की सत्ता और व्यवस्था अपने नियंत्रण में लेनी होगी। नियंत्रण में क्यों लेनी होगी? क्योंकि भारत का एक गौरव रहा कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। आज वो गौरव खत्म हो गया। बहुत बड़ा भारत था, अखंड भारत था, वो खत्म हो गया, टुकड़े टुकड़े भारत के हो गए। तो ये किन लोगों ने किया? जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके पुरखों ने किया, और ये लोग भी लगातार करने का काम कर रहे हैं। तो अगर पुरानी गौरवशाली विरासत वापस लेना है, हमारी गौरवशाली विरासत है, तो वो भी हमको फिर से वापस हासिल करना है। तो उसके लिए इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो असल बासिंदे हैं, उनका आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत किया जाए, संगठित किया जाए, और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाए, सड़क पे उतरा जाए। तो ये सारा काम हो रहा है, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग इस देश में शासक वर्ग बनेंगे। हम हमेशा बैकवर्ड नहीं रहना चाहते, अभी हैं, भविष्य में नहीं रहना चाहते, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ थे चौधरी विकास पटेल, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तमाम ओबीसी के मुद्दों को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। ओबीसी की जाति आधारित गिनती से लेकर मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में काफी जानकार है, और लगातार ओबीसी समाज में चेतना निर्माण कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि और ज्यादा चेतना की जरूरत है। तो आने वाले समय में ओबीसी समाज इनकी बातों को समझेगा, यही आशा उम्मीद करते हैं। इनके हमारे चर्चा के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।